स्वागत है आप सबका पिंचाला के इस नए वीडियो पर, जहां पर मैं NISM सीरीज 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव्स है उसको मैं चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चंस करके हर चैप्टर से 10 क्वेश्चंस लेकर मैं उसे सॉल्व करके आपको उसी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हम बात करेंगे इस बार चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चैप्टर नंबर 9 तक आने के पहले अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आप आए हो तो आपको करना ये चाहिए कि पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक को आप देख लीजिए पूरी तरीके से, ताकि आपको बुक की तरह ही कंटिन्यूटी यहां पर मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए डायरेक्टली आपके इनबॉक्स तक आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन वाइज। तो सबसे पहले ये चैप्टर है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का, तो यहाँ पे समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन होता है फैक्ट बेस्ड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। When a forward contract is used for hedging, the premium and or the discount should be amortized over the life of the contract। तो जो भी amortization का benefit है वो आपको पूरी की पूरी लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तक आपको मिलेगा, कोई ये दिन वाइज नहीं होता। और एक बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आपका वो जो amortization का बेनिफिट है वो भी फिर नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एवरी क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू पे टू द ट्रेडिंग मेंबर्स or the clearing members margins as determined by clearing corporation, regulations of the stock exchange, stock futures contract। ये तीनों ही सही आंसर है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आपका एक्चुअल आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता लेकिन घुमा फिरा के दे सकता है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज सोनिया परचेजेस अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन मार्च 20 2019। इनिशियल मार्जिन कैलकुलेटेड एज पर स्पैन इज 40,000। इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूं कि सोनिया ने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, इनिशियल मार्जिन उसे 40,000 लगा है। The margin for the subsequent day is calculated as per the span on 21। अब अगला दिन का जो मार्जिन तो अगला दिन के स्पैन पे लगेगा, अब वो आ रहा है 50,000। तो 2 दिन है 20 और 21, एक दिन 40,000 का स्पैन है, एक दिन 50,000 का स्पैन है। तो अब इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होगी 20th और 21st को वो कैसे होगी। तो 20 और 21st को जो इसकी जो एंट्रीज होगी वो किस तरीके से होगी आप देखिए। इनिशियल मार्जिन इक्विटी का पहले डेबिट होगा 40,000 बैंक में। सेकेंड, इनिशियल मार्जिन इक्विटी का फिर डेबिट होगा 10,000 न कि 50,000 नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि देखिए इसको मैं समझा देता हूं और इसको मैं आपको अभी भी बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर होगा सी, यानी बोथ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्यों होगा इस चीज को आप समझ लीजिए। यहां पर देखिए क्या होता है, जब आपने डे 1 पे जो स्पैन था वो था 40,000, वो ऑलरेडी आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका। अब अगले दिन क्या हो रहा है, अब नया स्पैन आ रहा है 50,000। तो क्या अब आप 50,000 वापिस से दोगे? नहीं, आप एक्स्ट्रा 10,000 ही दोगे। क्यों? क्योंकि आपको स्पैन मेंटेन करना होता है, देना नहीं होता, मेंटेन करना होता है 50,000 का। तो आपने 40 तो पहले से देके रखे हैं, तो आपको नया 50,000 नहीं देना है, सिर्फ नया 10,000 देकर आपको उस 50,000 को फुलफिल करना है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिए इसी क्वेश्चन को आपको कुछ दूसरे तरीके से घुमाकर भी दे सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि जो पेमेंट मेड या रिसीव होती है ऑन अकाउंट ऑफ डेली सेटलमेंट क्लाइंट के द्वारा, उसे डेबिट और क्रेडिट
कहां पर किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन ए, यानी मार्क टू मार्केट मार्जिन इक्विटी इंडेक्स का या इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स का होगा, इसकी एंट्री यहां पर की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हेन अ क्लाइंट डिफॉल्ट्स इन मेकिंग पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अगर क्लाइंट डिफॉल्ट करता है, उसकी जो भी सेटलमेंट, या तो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट है या तो उसने स्क्वायर अप किया वहां पे उसका लॉस लगा, अगर वो उसका पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तब क्या एक्शन लिया जाएगा, तब उसकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि उसकी पोजीशन को क्लोज आउट कर दिया जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी क्लोज्ड आउट। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लोज आउट का मतलब और कुछ भी नहीं है, उसका मतलब है कि आपकी पोजीशन को क्या कर दिया गया है, स्क्वायर ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो सेटल नहीं होते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, ओपन इंटरेस्ट, should be disclosed together for long and short position, should be disclosed separately for long and short position, both A and B और neither A and B। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे डिस्क्लोज किया जाएगा सेपरेटली लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए। ये बात हो रही है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, ये आपकी ऑप्शंस की बात नहीं हो रही है, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द सेलर या राइटर ऑफ द ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू पे द इनिशियल मार्जिन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है कि जब भी अगर आप ऑप्शन राइट करते हो तो ऑप्शन राइटर को क्या देना पड़ता है, एक मार्जिन देना पड़ता है। तो ये जो अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट में कहां शो करेगा, वो देखिए ये खर्चा नहीं है, दिस इज नॉट अ एक्सपेंस, ये मार्जिन को एज अ डिपॉजिट दिया गया है, तो जो घूम के उसके पास वापस आएगा जब भी वो पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा। तो इसीलिए यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस शीट पे आप उसे दिखाओगे एज अ करंट एसेट्स। आप उसे कैसे दिखाओगे, ऑप्शन नंबर ए एज अ करंट एसेट्स आप दिखाओगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रीमियम इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द सेलर्स बुक वेर एज एक्सपेंस इन द बायर्स बुक। बिल्कुल, अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, और अगर आप सेलर हो तो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है तो आपके लिए वो इनकम हो गया। तो यहां पे होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, एज सून एज एन ऑप्शन गेट्स एक्सरसाइज द मार्जिन पेड टुवर्ड्स सच एन ऑप्शन इज रिलीज by the exchange which is credited to the margin account and the bank account is debited। तो इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, इसका आंसर है ट्रू। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो अगर आपको मार्जिन देना पड़ा था तो वो क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसी के बारे में बात करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसटीटी इज पेबल बाय द सेलर, जो कि होता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, इन केस ऑफ, कब कब सेलर को एसटीटी पे करना है, जब जब एक सेल होती है ऑप्शन इन सिक्योरिटीज की, जब जब फ्यूचर सेल होता है, यानी अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो आपको एसटीटी लगेगा, और अगर आपने फ्यूचर सेल किया है तो एसटीटी लगेगा। तो यहां पे एक्चुअल आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अब तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन फ्लिप करके पूछ सकता है। वो कहेगा कि बायर को कब एसटीटी पे करना पड़ता है। थंब रूल आप समझिए, सेलर ही एसटीटी पे करता है, लेकिन एक कंडीशन होती है ऑप्शन के केस में, जब बायर एसटीटी पे करता है वो होता है जब ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। लॉजिक क्या है, ऑप्शन एक्सरसाइज करा कौन सकता है, सेलर की बायर, बायर ही करा सकता है। तो ये बायर का इनिशिएटिव है तो बायर एसटीटी पे करेगा। लेकिन ये दो क्वेश्चन है, समझिए, क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है वो सेलर का है,
तो ए और बी यानी बोथ ए एंड बी। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपको घुमा के दे दूं कि भाई एसटीटी बायर कब पे करेगा, तो याद रखिए एक ही कंडीशन है जब बायर पे करेगा, सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। तो कंफ्यूज मत होइए, वीडियो को वापस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है, जहां पर मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं चैप्टर वाइज। पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें एक एंथुसियाज्म दीजिए ताकि हम आपको और भी ऐसे वीडियोस बनाकर आगे ला सकें।